हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था कि किस तरीके से हम जो है वो एक एचटीएमएल की फाइल को किस तरीके से हम ओपन करेंगे। हमने काफ़ी सारे टैग्स देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम आगे फर्दर टैग्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो आपके सामने अपेयर है। आप देख सकते हैं हमने सेंटर का टैग यूज़ किया, हमने बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, इसी तरीके से पैराग्राफ का, इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट का, सुपर स्क्रिप्ट का, काफ़ी सारे टैग्स देखे थे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे के फर्दर टैग्स की। गाइस, अगर मैं आपको अपना अपीयरिंग आउटपुट दिखाऊँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारा अपीयरिंग आउटपुट ये रहा, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था। ये हमारा कार्ड्स वगैरह हमने रेडी किए थे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले लिस्ट की। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट क्या होती है? गाइस, आपको पता है कि लिस्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें एक लाइन में चाह रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 आइटम्स हैं, ठीक है? अब वो 5 आइटम्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यार पहले नंबर पर जैसे मैं एक स्टेशनरी शॉप पे जा रहा हूँ, ठीक है? अब स्टेशनरी शॉप पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे 5 आइटम्स चाहिए ना, जैसे पेंसिल, स्केल, मार्कर और एक्स, वाई, ज़ेड, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं लिस्ट के अंदर आप डेटा रख दें, ताकि जब आप शॉप पे जाएँ या कहीं पे भी जाएँ तो आपको एक लिस्ट फॉर्मेट में डेटा आ जाए। गाइस, याद रहे, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ तो हमारे पास कितने टाइप्स की लिस्ट होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास 2 टाइप की लिस्ट चलती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। लिस्ट आपको पता है क्या होता है? जैसे कि हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसी तरीके से 1 2 3 होते हैं। इसी तरीके से जो हम एमएस वर्ड के अंदर डिस्कस करके आए हैं, वो ही चीज़ें हमारे पास इसके अंदर भी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बना रहे हैं यूएल। यूएल का क्या मतलब होता है? दिस इज़ कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। मीन्स कि अगर इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, मीन्स इसमें जो डेटा आएगा ना, वो आएगा आपके पास बुलेट पॉइंट्स के अंदर। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ अपनी वेबसाइट को, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी वजह पता है क्या है गाइस? गाइस, याद रहे कि ये जो यूएल है ना, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड कंटेनर, ठीक है? मैंने क्या बात करी? कंटेनर। कंटेनर किसे कहते हैं? कंटेनर कहते हैं एक सेक्शन को, एक पार्ट को, यानी एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर जो है वो खुद इटसेल्फ कुछ नहीं होता, यानी कि यूएल इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, बट उसके अंदर के जो पैरामीटर्स होंगे या उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे या उसके अंदर के जो पार्ट्स होंगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वजह से हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि यूएल क्या है? एक जो है वो एक कंटेनर है। और गाइस, जब कभी भी मैं बात करूँ कंटेनर की, तो आप यही समझिएगा कि वो कंटेनर इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काम के होते हैं। कंटेनर हम इस वजह से बनाते हैं या इस वजह से ड्रॉ करते हैं, ताकि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उसके अंदर फॉर्मेटिंग या अलाइनमेंट वगैरह कर सकें। देखें गाइस, यूएल हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास लिस्ट आ जाती है, ठीक है? आपने एलआई लिखा, एलआई मीन्स लिस्ट। अब मिसाल के तौर पर मैं इधर आगे लिख देता हूँ पेंसिल। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ एचआर का टैग, और एचआर के टैग के बाद हम एक सेंटर का टैग यूज़ कर लेते हैं। एक सेंटर के टैग के अंदर एच3 का टैग यूज़ कर लेते हैं, एक अंडरलाइन का टैग यूज़ कर लेते हैं और एक इटैलिक का टैग यूज़ कर लेते हैं। अंडरलाइन का टैग आपको पता है अंडरलाइन क्रिएट कर देगा। आई मीन्स इटैलिक, इटैलिक का मतलब आपको पता है वो कर्व कर देगा। मैं इधर लिख देता हूँ लिस्ट, ठीक है? लिस्ट के साथ मैं इधर लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि ऑर्डर फॉर्मेट में नहीं है, यानी 1 2 3 के फॉर्मेट में नहीं होगा, ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर होगा। अगर मैं आपको गाइस रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड्स के नीचे क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इधर हमारे पास क्या बना हुआ है? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना हुआ है, और पेंसिल मैंने लिखा था, तो ये देख रहे होंगे आप गाइस, ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स बन रहा है यूएल की वजह से, ठीक है? अगर मैं यहाँ से जो है वो यूएल हटा दूँ, जस्ट एलआई लिखूँ, क्योंकि एलआई हमारा काम कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा? वो हमें बिल्कुल कॉर्नर से लेकर आ जाएगा। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट जब हम पूरा लिख रहे हैं ना, वो क्या करेगा? वो बिल्कुल कॉर्नर से लेकर नहीं आएगा, बल्कि वो थोड़ा-सा आगे कर देगा इस तरीके से। एक फॉर्मेटिंग, यानी लिस्ट की फॉर्मेटिंग के हिसाब से हमारे पास डेटा लेकर आ जाएगा। अब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा है, ठीक है? मैं इधर आता हूँ, एक और लिख देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ मार्कर। इसी तरीके से मैं इधर आता हूँ, एक और लिस्ट लिख देते हैं हम इधर आके। इधर लिस्ट एक और लिखने के बाद हम क्या करते हैं? हम इधर लिख देते हैं पेन। ठीक है गाइस, हम इधर लिख देते हैं पेन। इसी तरीके से हमने मार्कर लिख दिया। इसी तरीके से हम एक और लिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर हम इरेजर लिख देते हैं। इसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या लिख देते हैं गाइस? रूलर लिख देते हैं। यानी कि आपने जो भी काम करना है लिस्ट के फॉर्मेटिंग के अंदर, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। गाइस, देख सकते हैं आप पेंसिल, पेन, इरेजर, रूलर और मार्कर। दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट। अब
इस तरीके से आपने जो भी लिस्ट का काम करना होगा, जिसके अंदर आपको 1, 2, 3 का जो है वो नीड नहीं है, तो आप इस तरीके से काम करेंगे। दूसरी चीज़ गाइज़ ये कि अभी तो सिर्फ़ इसके अंदर 5 टू 6 आइटम्स हमने लिखे थे। आप सोचें 500 आइटम्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है? हमने क्या लिखे हुए हैं? 500 आइटम्स लिखे हुए हैं। तो अब हमें जब ये बुलेट पॉइंट्स के अंदर दिखाएगा तो हम काउंटिंग तो नहीं कर सकते जितने ज़्यादा क्वांटिटी को, 1 को, 2, 3, 4, 5। अगर इधर साइड में लिखा हुआ आता बुलेट पॉइंट्स को हटा के साइड में लिखा हुआ आता 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो हम ईज़िली काउंटिंग कर सकते थे। लेकिन अब बुलेट पॉइंट्स हैं, तो बुलेट पॉइंट्स हैं तो हम इसको काउंटिंग करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं गाइज़, हम कुछ भी नहीं करते, हम एक ऑर्डर लिस्ट भी बना लेते हैं। जैसे हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। गाइज़ आपके सामने मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एचआर का टैग लगाया, एक सेंटर का टैग लगाया और इसके बाद हमने एक ऑर्डर का टैग लगा दिया आपके सामने, ठीक है? अब वापस आते हैं, वापस आने के बाद हम इधर एक ओएल लिखते हैं। ओएल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? ओएल भी दिस इज़ कॉल्ड कंटेनर। अब ओएल का काम भी सिर्फ़ यही है, क्या है काम? ओएल का काम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि वो आपको डेटा तो दिखाएगा, लेकिन लिस्ट में ही दिखाएगा बट वो फॉर्मेटिंग करके दिखाएगा। मीन्स पहले नंबर पे पेंसिल है, सेकंड नंबर पे पेन है। तो गाइज़ इसके अंदर भी एलआई वगैरह लिखना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ गाइज़, मैं यही डेटा जो हमारे पास लिखा हुआ है, इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं क्योंकि ह आपको पता है कि हमें वापस लिखना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इधर ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट बन गई और ये देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर तो हमें काउंट करना पड़ रहा था, पेंसिल 1, ये पेन 2, इरेज़र 3, रूलर 4, मार्कर 5। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास ऐसा फॉर्मेट नहीं है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर वो हमें काउंटिंग कर ही बताएगा कि 1, 2, 3, क्योंकि इसका नाम ही ऑर्डर लिस्ट है, तो इस वजह से हमारे पास ये ऑर्डर्ड फॉर्मेट में आएगा। गाइज़ आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं लिस्ट के वो क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है जो कि बहुत कम लोग उसको पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। गाइज़ उसको समझ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है? आपने इधर लिखा है DEDL, डेफिनेशन लिस्ट। जैसे OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट। मैं इधर आता हूँ गाइज़, इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। क्यों कॉपी कर रहा हूँ? क्योंकि वापस लिखना पड़ेगा हमें। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं और इधर आके अपना डेटा को, अपने जो डेटा हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ और इधर हम लिख देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ठीक हो गया गाइस। अब डेफिनेशन लिस्ट होता क्या है बेसिकली, डीएल वैसे ही ओएल की तरीके से, यूएल की तरीके से काम करता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंटेनर, बट इसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो उनको हेल्प करेगा, जैसे ओएल करता है, जैसे यूएल करता है, या जैसे बाकी कंटेनर्स टैग्स हमारे पास कर रहे होते हैं। गाइस इस वीडियो के एड में मैं आपको बता दूंगा कि और कौन से ऐसे टैग्स हैं जो कि कंटेनर के ऊपर काम करते हैं। मींस वो इटसेल्फ कुछ नहीं होते, बट उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं एज अ स्टाइलिंग, एज अ फॉर्मेटिंग, एज अ लेआउट वगैरह के तौर पर। अच्छा, अब डेफिनेशन लिस्ट होती क्या है? अब गाइस याद रख कि आपको पता है कि जब स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है? एक तो मेन हेडिंग होती है, जैसे कि हमारे पास ये मेन हेडिंग है। उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि मैं आप बात कर देता हूँ, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, फिज़िक्स की डेफिनेशन लिखनी है, इस्लामियत की डेफिनेशन लिखनी है और एंड सो ऑन मैथ की डेफिनेशन लिखनी है, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, डीटी यानी कि डेफिनेशन फ्रॉम। डीटी का मतलब क्या होता है गाइस? डीटी का मतलब होता है कि ये हेडिंग है। ये क्या है? लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर एक हेडिंग है। दिखते हैं गाइस, पहले इसको दिख लेते हैं, फिर इसको मैं आपको और ज्यादा क्लियर करके समझा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस कंप्यूटर, कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? अगर मैं इसको अपेयर करके दिखाऊं, आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। ओके हो गया। अब बात करते हैं आगे की। डीटी के बाद हमारे पास एक होती है डीडी, डेफिनेशन डेटा, ठीक है? डीएल का मतलब डेफिनेशन लिस्ट, डीटी का मतलब डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म का मतलब हेडिंग, कि भाई आप किस चीज को हेडिंग बनाकर उसका डेटा लिखना चाह रहे हैं, और डीडी मींस डेफिनेशन डेटा। अब मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 वर्ड्स को कोई डेटा, डमी डेटा लिख लिया और मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है? अब वापस आते हैं गाइस, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है ना बिल्कुल कॉर्नर से लिखा हुआ नहीं आया, जबकि कंप्यूटर से थोड़ा सा आगे से, यानी कि मार्जिन से थोड़ा सा आगे आ रहा है। ये फॉर्मेट होता है गाइस हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट का। अब मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सर ये हेडिंग बेशक आप ये बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है, इसका डेटा थोड़ा सा आगे आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो हेडिंग फॉर्मेट में नहीं है।
तो कोई मसला नहीं है। इसको हेडिंग फॉर्मेट में लाने के लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है हम जो है वो बोल्ड का, इटैलिक और अंडरलाइन का टैग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं गाइस, यहाँ पे आगे बी लिखते हैं यानी बोल्ड कर देगा ये, और यू लिखते हैं जाके ये, ताकि ये अंडरलाइन कर देगा। ठीक है गाइस, हम यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो बोल्ड भी हो जाएगा और ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल ये क्या लग रहा होगा, अब आपको बिल्कुल ये एक छोटी सी सब हेडिंग लग रही होगी। गाइस, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपके पास सब हेडिंग ही होती हैं, आप इसको सब हेडिंग के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि यार ये मैंने कॉपी किया, अब मुझे जो है किसी और फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है लाइक, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद फिजिक्स की डेफिनेशन लिख देंगे गाइस, ठीक है। अब मैं जब इसको अपेयर करके दिखाऊँगा आपको, तो आप देख सकते हैं कि भाई कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई आगे और फिर फिजिक्स की डेफिनेशन उससे आगे। इसी तरीके से अगर मुझे बायो की डेफिनेशन लिखनी है या किसी भी और डेटा, कोई मुझे और डेटा लिखना है, तो उसके लिए हम इस तरीके से इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ बायोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है वो एक और डेटा लिख देते हैं। एक और डेटा मीन्स एक और जो है वो हेडिंग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, बायो हो गया हमारे पास, इधर हम आगे केमिस्ट्री लिख देते हैं गाइस, CHEMISTRY केमिस्ट्री लिख देते हैं। और अब इसको रिफ्रेश करेंगे गाइस, तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेटेड डेटा हमारे सामने आ रहा है। कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है, उसके बाद उसका ये डेटा, उसके बाद फिजिक्स की ये डेफिनेशन, उसके बाद हेडिंग फिजिक्स की ये डेटा, यानी कि डेफिनेशन आ गई हमारे पास। केमिस्ट्री की हेडिंग हो गई, केमिस्ट्री की डेफिनेशन यानी डेटा आ गया, बायो की हेडिंग हो गई और बायो का डेटा हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अभी आपने ऑर्डर लिस्ट देखी, आपने फिर ऑर्डर लिस्ट देखी और उसके बाद आपने फिर डेफिनेशन लिस्ट देखी। गाइस, आई होप कि आपको इसके अंदर कोई जो है वो डिफिकल्टीज पेश नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। गाइस, अगर अभी भी आपको डेफिनेशन लिस्ट के अंदर कोई इशू है, तो आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देखें, बैक पे जाके वीडियो को देखें। आई होप कि आप जो है फिर वो डेटा बिल्कुल सही तरीके से, यानी डेफिनेशन लिस्ट का जो डेटा है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद हमारे पास क्या है गाइस, मुझे आपको अभी पढ़ाना था एंकर टैग, यानी कि हमें एक और चीज़ टॉपिक कवर करनी थी। उससे पहले हम एक बड़ा टॉपिक जो है, जिसका नाम हमारे पास टेबल है, उसके ऊपर बात करते हैं। गाइस, अब जैसे हमने काफ़ी सारा डेटा लिख लिया है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये डेटा आपको मिल जाएगा, यानी कि ये कोड आपको मिल जाएगा। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जो है वो कॉपी पेस्ट करें। बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है गाइस। गाइस, आपने लॉजिक्स बिल्ड कर दी, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस जो है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें, आपको एचटीएमएल सीएसएस लाज़मी ज़रूरत पड़ती है। गाइस, मैं जस्ट लिखता हूँ इधर टेबल का टैग, ठीक है? टेबल बनाना है, लाइक जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो टाइम टेबल होते हैं या शेड्यूल टेबल होते हैं, या आपके जो पेपर्स होने वाले होते हैं उसके टेबल्स होते हैं, तो वो टेबल्स हमने बनाने हैं, ठीक है? वो जब हम टेबल्स बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे, गाइज इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके देखिएगा, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल का। पूरी की पूरी एचटीएमएल आपके पास बेस कर रही होती है टेबल के टैग के ऊपर, यानी टेबल के ऊपर। तो इम्पॉर्टेंट टैग है टेबल। टेबल का आपको मतलब समझ में आ गया कि भाई डेटा जो है वो हमारे पास टेबल फॉर्मेट में आया। जैसे कि अगर मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, तो एक्सेल के अंदर जिस तरीके से हमारे पास डेटा टेबल फॉर्मेट में आता है, जिस तरीके से हमारे पास डेटा टेबल फॉर्मेट में आता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो, टेबल फॉर्मेट में आए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, इधर मैं लिख देता हूँ नेम, इधर मैं लिख देता हूँ क्लास, इधर मैं लिख देता हूँ एज, इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से मैं मल्टीपल डेटा इसके अंदर लिख देता हूँ। एज, एक सेकंड गाइस, अच्छा मैं इधर आगे लिख देता हूँ इसे। अच्छा जी, अच्छा ये हमें थोड़ा-सा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, क्योंकि ये क्रैक वर्ज़न नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लिख देते हैं ऐज, ठीक है? इसी तरीके से हम इधर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं और इसी तरीके से हम इधर आगे लिख देते हैं ईमेल, ठीक है? अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पहला नाम अली है, दूसरा नाम क्या है वाजिद है, तीसरा नाम क्या है आयशा है, चौथा नाम क्या है हमारे पास, चौथा नाम हमारे पास फातिमा है, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है? इसी तरीके से इस बच्चे की क्लास 12 है, इसकी क्लास 10 है, इसकी क्लास 8 है, इसकी क्लास 11 है। इस तरीके से इनकी एज, अच्छा ये ज़्यादा हो गया, मतलब क्लास एज जो है, क्लास जो है 10 है, इनकी क्लास 8 है, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास जो है वो एज है। एज क्या है हमारे पास, एज हमारे पास 18, 17, 15 और 16। इस तरीके से रैंडमली हमने डेटा हमने इधर रख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास कुछ है, इस तरीके से कुछ डेटा हमारे पास है, तो हम जो है वो डमी डेटा इसके अंदर अभी लिख देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है ईमेल है, ठीक है? ईमेल है, ईमेल कुछ भी हो सकता है। मैं अगर सिर्फ abc@gmail.com लिख दूं और इसी को सब जगह कॉपी कर दूं, तो हमारे लिए सही हो जाएगा फिलहाल के लिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमें क्या करना है, अभी तो हमें जो सिर्फ और सिर्फ
इसको समझाना है और हमें यही टेबल सेम टू सेम यही टेबल हमें कहाँ बनाना है गाइस, यही टेबल हमने बनाना है किसके अंदर, यही टेबल हमने HTML के अंदर बनाना है। आपको पता है कि हम इसको अगर आगे बॉर्डर्स दे दें तो हमारे पास क्या होगा गाइस, हमारे पास ये बॉर्डर फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं सबसे पहले इसको ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पास एक टेबल फॉर्मेट में डेटा आ चुका है। ऐसा ही है गाइस, ये हमारे पास टेबल फॉर्मेट में डेटा आ चुका है और ये इस तरीके से डेटा मैं क्या चाह रहा हूँ, इस तरीके से मैं डेटा चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास HTML के अंदर भी ब्राउजर के ऊपर भी इस तरीके से डेटा आए। दिस इज कॉल्ड टेबल, या इस तरीके से आप जो कोई और टेबल बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। जस्ट बात करते हैं आप HTML के ऊपर। देखें गाइस, टेबल क्या है, टेबल एक टैग है, ठीक है, जो कि हमें टेबल बनाने में हेल्प करता है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का मतलब क्या बताया था कि ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता गाइस, ये अपने अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं या जो पार्ट्स होते हैं उसको हेल्प करेगा। टेबल के अंदर गाइस क्या चीजें होती हैं, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, बिल्कुल आपने सही सोचा, रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, रॉज एंड कॉलम्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जैसे कि ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड रॉ, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है एज वाली, दिस इज कॉल्ड कॉलम। ठीक है, तो टेबल के अंदर हमारे पास गाइस यही दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास रॉज एंड एक होता है हमारे पास कॉलम, दिस इज आल्सो कॉल्ड, जब ये दोनों मिल जाते हैं दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल। ठीक है, तो अब आप याद रखें कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप टेबल के ऊपर बात करते हैं तो टेबल हमारे पास एक आर्किट और एक ऑर्गेनाइज डेटा देता है। इसके साथ साथ उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में देता है और एक स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है। गाइस ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेबल आपको किस टाइप का डेटा देता है, आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है, क्यों देता है, क्योंकि ये टेबल है। ठीक है, अच्छा, टेबल इट्स आल्सो कॉल्ड कंटेनर। टेबल के अंदर मैंने आपसे क्या कहा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, रॉज एंड कॉलम्स। अच्छा, तो किस तरीके से बनाएंगे भाई, सबसे पहले आपने जो है रॉज क्रिएट करनी है। टीआर मीन्स टेबल रॉ। ठीक है, टीआर मीन्स टेबल रॉ। इसके अंदर आपको और ज्यादा हेल्प इस वजह से है या और ज्यादा इजी इस वजह से है क्योंकि आपको इसके अंदर कॉलम बनाने की नीड नहीं होती। आप जस्ट इसके अंदर क्या बनाते हैं, आप इसके अंदर जस्ट रॉस क्रिएट करते हैं, कॉलम्स ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। अच्छा, अब पहली जो हेडिंग है ना, पहला तो हेडिंग है जैसे कि नेम, क्लास, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये हेडिंग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रॉ बनाई। ठीक है, रॉ का मतलब क्या है कि भाई हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम ये वाली लाइन बनाना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, क्लास, एज और नेम की। तो ये एक रॉ में आ रहा है और ये हेडिंग है, तो हम इसको पढ़ते हैं TH। TH मीन्स टेबल हेडिंग। ठीक है, अब जैसे पहले क्या है, नेम है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे दूसरे पे क्या है, दूसरे पे हमारे पास क्लास है, तो हम TH दोबारा लिखेंगे। गाइस याद रहे, TH हम क्या लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे। हमने दोबारा लिखा TH और इसके बाद हमने क्या लिख दिया, नेम के बाद हमारे पास क्लास थी तो हम क्लास लिख देते हैं। इसी तरीके से हम वापस आते हैं, हमें वापस चाहिए TH, वापस आने के बाद हमने इधर लिख दिया एज क्योंकि हमें अब एज चाहिए। इसके बाद हमें दोबारा TH चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमें एक और TH चाहिए जिसके अंदर हमें क्या लिखना है, जिसके अंदर हमें ईमेल लिखनी है। ठीक है, अब इसको ब्राउज़र के ऊपर अगर मैं आपको रेंडर करके दिखाऊँ, यानी कि इसको ब्राउज़र के ऊपर इसका आउटपुट दिखाऊँ तो आपको इस तरीके का डेटा नज़र आ रहा है। ऐसे ये अभी बिल्कुल बहुत बेकार सा लग रहा है, इसकी फ़ॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं हुई हुई, ये सिर्फ़ एक ऐसे ही डमी डेटा लग रहा है। मैं बस क्या करता हूँ गाइस, इधर आके एक एचआर का टैग यूज़ करता हूँ और ऊपर जो हमने ये वाला टैग कॉपी किया था, सेंटर वाला टैग, इसी को भी यहाँ पर आके लिख देते हैं ताकि एक तरतीब में डेटा हमें नज़र आता जाए इस तरीके से। देखें गाइस, इधर मैंने डेफिनेशन लिस्ट की जगह क्या लिख दिया, इधर हम टेबल लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, ताकि हम एक टेबल बना रहे हैं, आप बाद में कभी देखेंगे तो आपको डेटा अच्छे फॉर्मेट में नज़र आएगा कि भाई यहाँ पे एक टेबल बन रहा है। ओके हो गया गाइस, अब इसके अंदर डालना है, देखें गाइस, आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो डेटा है ना, ये पूरा का पूरा डेटा एक लाइन में आ रहा है, मीन्स ये एक रॉ कंज्यूम हुई है। अच्छा, अब दूसरी रॉ बनानी है जिसके अंदर हमें डेटा लिखना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरी रॉ के अंदर हमें क्या है, डेटा है ना, तो वो डेटा, जब मैं आपसे कह रहा हूँ डेटा है तो वो डेटा है। जैसे यहाँ पर है, आपने अब नेक्स्ट लाइन में डेटा चाहिए ना, तो आपने वापस टीआर का टैग लिखा। ठीक है, टेबल रॉ, दूसरी रॉ क्रिएट कर रहे हैं, कॉलम ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं इसके अंदर। आपने दूसरी रॉ बनाना चाह रहे हैं तो आपने लिखा TR और उसके बाद अब हेडिंग तो नहीं चाहिए, अब तो हमें डेटा चाहिए, जैसे कि हमने डेफिनेशन डेटा के अंदर लिखा था DD, वो डेफिनेशन डेटा था। अब ये TD मीन्स टेबल डेटा। ठीक है, आपने TD लिखा, अब आप यहाँ से ही देख देख के यहाँ से डेटा लिखते जाएं। सबसे पहले पे क्या है, नेम है, तो नेम में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, नेम में लिख देता हूँ अली। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग क्या थी हमारे पास, क्लास, तो दोबारा आपने TD दे दिया।
ठीक है, यानी कि टेबल डेटा क्लास में दे देता हूँ इसकी 18। अच्छा, वापस आते हैं, वापस थर्ड टीडी, थर्ड टीडी मीन्स एज, वो आपसे एज पूछ रहा है, तो एज में देता हूँ इनकी 25। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, अब यहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ गाइस मैं, यहाँ से, ये आपको नजर आ रहा होगा लाइन नंबर 119 पे, 118 पे, 120 पे, तो यहाँ से गाइस हम डेटा देख के लिख रहे हैं। अब देखें गाइस, कोशिश करें कि आप सजेशंस को ही फॉलो करें। अब जैसे सजेशन नहीं आ रही तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास सजेशंस आ जाएंगे। आपने टीडी लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें, मैंने इधर रैंडमली कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब ईमेल है, ठीक है, अब ईमेल हमें नेक्स्ट टीएच के अंदर है, तो आपने क्या किया, आपने टीडी दिया और इधर मैं abc@gmail.com लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको इसके अंदर कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं 5 टीएच थे, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 ही टीडी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ब्राउजर के ऊपर इसका डेटा रेंडर करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस, नेम के नीचे नेम, क्लास के नीचे क्लास, एज के नीचे एज, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के नीचे ईमेल। ठीक है, अब दूसरा एक और बंदा आया हमारे पास, एक और स्टूडेंट है हमारे पास, एक और स्टूडेंट आया, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे गाइस, उसके लिए भी हम वापस एक और टीआर बनाएंगे, इसी तरीके से एक और टीडी बना देंगे। अब उस बंदे का नाम अली नहीं था, उस बंदे का नाम वाजिद था। ठीक है, तो वाजिद नाम इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद क्लास देखें गाइस, यहाँ पे उसने हमसे बोला था नेम के बाद क्या आना चाहिए, क्लास, तो वापस एक टीडी देते हैं। ठीक है, वापस जब हम इसको टीडी दे देते हैं क्लास के लिए, तो क्लास इस बच्चे की थी 10। ठीक है, वापस आते हैं, वापस क्या है हमारे पास, वापस हमारे पास एज है, तो एज हम इसकी लिख देते हैं 18। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, एक और टीडी के अंदर हमने टीडी दिया, कॉन्टैक्ट नंबर हम इसके अंदर लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो इसकी ईमेल है, तो ईमेल भी हम वही लिख देते हैं abc@gmail.com। अब गाइस आप देख सकते हैं कि नेम के नीचे नेम, नेम के नीचे पहले अली आ गया, फिर वाजिद, इस तरीके से एंड सो ऑन, क्लास के नीचे 18, फिर क्लास के नीचे क्लास। अगर अब ज्यादा बंदों का डेटा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे टीआर को, और नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद इसको 2-3 दफा, यानी 5 बंदों का डेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास डेटा यहाँ पर सामने अपेयर हो गया। अब माना बिल्कुल तरतीब में डेटा आ रहा है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सर ये टेबल कैसे हुआ? आप तो कह रहे हैं कि भाई टेबल तो इस तरीके का होता है, जैसे अभी हमने एक्सेल पे बनाया था। आप तो कह रहे हैं कि सर इस तरीके से टेबल होता है, और हमने आज तक यही देखा कि भाई इसी तरीके से टेबल होता है। लेकिन ये हमें क्या क्या मिसिंग है इसके अंदर? गाइस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बॉर्डर मिसिंग है, ठीक है? आप क्या सोच रहे हैं कि इसके अंदर बॉर्डर मिसिंग है ना, तभी ये टेबल इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो आप बॉर्डर कैसे बनाएँगे? तो आप बॉर्डर बनाने के लिए ना डायरेक्ट टॉप पर आ जाएँ, मैं आपको सीएसएस का पार्ट है वो भी अभी थोड़ा बहुत आपको मैं करवा देता हूँ, ताकि एक अच्छा सा टेबल हम क्रिएट कर सकें। गाइस आपने हेड के अंदर, हेड के टैग के अंदर आए, मैंने आपसे शुरुआत में पहली वीडियो के अंदर क्या बताया था कि जो फर्स्ट टैग यानी जो हेड का टैग होता है, वो क्यों यूज़ करते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। मीन्स सीएसएस लिखनी हो, जावास्क्रिप्ट लिखनी हो, कुछ भी लिखना होगा, तो हम हेड के टैग को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से हमने क्या किया, हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ कर दिया। गाइस याद रहे ये टैग है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन और लेस देन है, ठीक है? ग्रेटर देन और यानी कि ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है, तो ये टैग है। अब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि आप स्टाइल का टैग तो यूज़ कर रहे हैं। अब आप स्टाइल के टैग के अंदर इसको ये बताएँगे कि भाई आपने अपनी फ़ाइल के अंदर इतने सारे H1, H2, H3, H4 पैराग्राफ, एचआर, बीआर एंड सो ऑन, इतने सारे टैग्स यूज़ कर रहे हैं। आपको किस टैग के ऊपर स्टाइलिंग करनी है? तो गाइस हमें किस टैग के ऊपर स्टाइलिंग करनी है? बिल्कुल सही सोचा आपने, हमें टेबल के ऊपर स्टाइलिंग करनी है ना, तो आपने जस्ट लिखा टेबल। ठीक है, अब जब एक से ज्यादा चीजों के ऊपर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं ना, तो आप कॉमा दे दें। ठीक है, मैंने कहा कि टेबल के ऊपर भी स्टाइलिंग करनी है, टेबल की जो रॉज है उसके ऊपर भी स्टाइलिंग करनी है, टेबल की जो हेडिंग है टीएच उसके ऊपर भी सेम स्टाइलिंग करनी है। गाइस फिर बता रहा हूं मैं आपको कि अगर एक से ज्यादा टैग्स के ऊपर जब हमें सेम स्टाइलिंग करनी होती है, तो हम कॉमास से सेपरेट करते हैं, ताकि एक ही स्टाइलिंग तमाम चीजों के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब देखें गाइस, टेबल टेबल लिखा, फिर टीआर टीएस टीडी क्यों लिखा? क्योंकि हमें इन सब के ऊपर सेम स्टाइलिंग करनी है। अब इसके अंदर क्या मिसिंग था, बॉर्डर ना, तो हम इधर लिख देते हैं बॉर्डर। ठीक है, जैसे आप बॉर्डर लिखेंगे आपके सामने सजेशंस आ जाएगी, इस तरीके से आपने बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब गाइस ये मैं आपको सीएसएस में बताऊंगा कि कॉलन से पहले वाली चीज क्या होती है, कॉलन के बाद वाली चीज क्या होती है। अभी से बात समझे, क्या है, आपने बॉर्डर लिखा, अब मुझे बताएं कि आपको कितना थिक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया भाई 2 पिक्सल्स का थिक बॉर्डर चाहिए।
अब होगा क्या, ये पूरी फाइल के अंदर ढूंढेगा कि टेबल कहाँ पर है, टेबल की रॉ कहाँ है, टेबल की हेडिंग कहाँ है और टेबल का डेटा कहाँ है। वो ढूंढेगा, उसके ऊपर बॉर्डर लगा देगा, कितना थिक, 2 पिक्सल्स का। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं गाइस, लेकिन आपको अभी बॉर्डर नजर नहीं आएगा। आया गाइस नजर? नहीं आया। उसकी वजह, आपने बॉर्डर का स्टाइल नहीं बताया कि आप किस टाइप का स्टाइल देना चाह रहे हैं। यानी कि आपने देखा कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देना चाह रहे हैं, आप उस बॉर्डर की जो बाहर की जो लाइंस होती है ना, वो आप कर्व में देना चाह रहे हैं। जैसे भी मैंने कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देना चाह रहा हूँ, सॉलिड। ठीक है, 3 चीज़ें आती हैं गाइस, इसे हम शॉर्ट हैंड बॉर्डर्स कहते हैं। अभी आप सीएसएस के अंदर इसको कंप्लीट देखेंगे, बस अभी आप फिलहाल के लिए इसको ये समझ लें। आपने बॉर्डर लिखा, पहली चीज़ कि आपको कितना थिक बॉर्डर चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको स्टाइलिंग, स्टाइलिंग अभी आप फिलहाल गाइस सॉलिड ही रखें, ठीक है? उसके बाद थर्ड चीज़, आप कौन-सा कलर देना चाह रहे हैं? अभी आप कोई कलर नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन-सा कलर ले लेता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर ले लेता है। अभी आपके सामने इस तरीके का आउटपुट है। जैसे ही रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं गाइस, बॉर्डर सबके ऊपर अपीयर हो गए। अच्छा, अब मैंने कहा कि पहले मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर दूं कलर्स की, उसके बाद में एक और कंफ्यूजन है जो मुझे समझ में आ गया, जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे तो डबल डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं सर, यहाँ पे तो सिंपल बॉर्डर्स नहीं आ रहे। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वापस आए, वापस आने के बाद मैं आपको कलर वाला मसला हल कर दूं। जैसे मैं अभी ब्लैक आ रहा था, तो मैं इधर आके ब्लू कर देता हूँ, या ब्लू वायलेट कलर कर देते हैं यहाँ पर आके। तो अब आप देखेंगे कि जो बॉर्डर की जो आउटलाइंस का जो कलर्स है, ठीक है, वो ब्लू वायलेट हो गया, नजर आ सकता है आपको। अगर मैं इधर आगे कोई और दूसरा कलर कर दूं, जस्ट ब्लू कर दूं, तो आप ब्लू कलर चेक करेंगे गाइस, देखें, ठीक है, ये ब्लू कलर हो गया। अगर आप इधर ऑरेंज लिख दें, तो ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया, ये बॉर्डर की थिकनेस को डिफाइन करते हैं कि कितने पिक्सल्स का आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं। मैं इधर आगे लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स, ये बहुत ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं, पहले आपको 2 पिक्सल्स में बाउंड्रीज ऐसी नजर आ रही हैं, अब आपको ऐसी बाउंड्रीज नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बॉर्डर की किसको बताता है गाइस? थिकनेस को बताता है कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए बॉर्डर की। ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल वही, कि सर ये तो डबल डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं, हमें तो डबल डबल बॉर्डर्स नहीं चाहिए, हमें तो सिंगल बॉर्डर चाहिए। तो सिंगल बॉर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है। आपने जस्ट बॉर्डर लिखा, और हमारे पास बॉर्डर, आप अगर नहीं आ रही आपके पास सजेशंस, तो आप लिख दो बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। आपके पास सजेशंस आ गई। सजेशंस आने के बाद आपके पास काफी सारे हैं, कोलैप्स, सेपरेट है, इनहेरिट है। इन तमाम चीजों को हम बाद में जब सीएसएस कर रहे होंगे तब देखेंगे। जस्ट आपने अभी क्या करना है, बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और इसकी जो वैल्यू है उसको भी आप कोलैप्स ही लिख दें। होगा क्या गाइस, इससे अब आपको सिंपल एक बॉर्डर नजर आ जाएगा, जो कि हमें एक्सेल के अंदर नजर आ रहा है। गाइस अब आप देख सकते हैं कि आपको जो है तमाम दोनों बॉर्डर्स बिल्कुल तकरीबन सेम नजर आ रहे हैं। इधर भी सिंपल सिंपल बॉर्डर नजर आ रहे हैं, इधर भी सिंपल। ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ब्लू कलर को हटा देते हैं यहाँ पे। अब या तो आपकी मर्जी, आप ब्लैक कलर लिखें या तो नहीं लिखें, तो एक ही बात है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस, और अपने एक्सेल को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा सेंटर में भी आ रहा है और अच्छे फॉर्मेट में डेटा आ रहा है गाइस। तो ये था हमारे पास टेबल का फॉर्मेट। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ हम एडवांस के ऊपर चलते हैं, साथ साथ एडवांस भी देख लेते हैं। इन केस कभी ऐसा हुआ, वापस आते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है। इन केस कभी ऐसा हुआ कि हमारे पास किसी स्टूडेंट ने जो है, ये इसका नाम जो है वो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं अहमद रख देता हूँ। इन केस ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट है अहमद, उसने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें जो है अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, ठीक है। उसने हमें अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, तो फ़ोन नंबर को हम हटा देते हैं, ठीक है। और उसने अपने हमें ऐज नहीं दी, ठीक है। जैसे गर्ल्स होती हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे ऐज वगैरह नहीं दे रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं और फिर वापस आके रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, अहमद कि अहमद नाम के नीचे नाम आ गया, क्लास के नीचे क्लास, लेकिन एज और कॉन्टैक्ट नंबर जब उसने नहीं दिया था, तो हुआ क्या, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया था तो भाई खाली आता ना, एज नहीं दी थी तो खाली आता, ईमेल के नीचे ईमेल आती। तो ये हमारे पास डेटा कोलैप्स कर गया, ठीक है। हमारे पास डेटा क्या हो गया, यहाँ पे खराब हो गया, डेटा कोलैप्स कर गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, अगर आपको नहीं दे रहा सामने वाला डेटा कोई भी पर्टिकुलर लाइन का, तो आप या तो उसको खाली छोड़ दें इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको खाली छोड़ते हैं, तो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं जो उसने एज नहीं दी थी तो वो ब्लैंक आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर उसने नहीं दिया था तो ब्लैंक आ गया, और ईमेल के नीचे हमारे पास ईमेल आ चुकी है, ठीक है। या तो आप इसको खाली छोड़ दें, या फिर आप समझें कि भाई अभी 2 टीडी नहीं है, 3 टीडी, मतलब जो है उसने हमें 3 चीज़ें नहीं दी, यानी कि ये चीज़ भी नहीं दी, उसने हमें ये चीज़ भी नहीं दी, और ये चीज़, जस्ट उसने हमें नाम दे दिया और ईमेल दे दिया। तो होगा क्या, नाम के नीचे नाम आ जाएगा, और क्लास के नीचे, क्योंकि क्लास उसने हमें दी नहीं थी, अहमद वाले बंदे ने एज नहीं दी थी और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया था, तो ईमेल यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा।
तो समझाने का मतलब क्या है गाइस, आपने क्या करना है, आपने इधर एडवांस प्रॉपर्टी यूज करनी है टेबल की, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है रॉ स्पैन, ठीक है, या कॉल स्पैन आप यूज कर लें, फिलहाल अभी आप कॉल स्पैन यूज कर लें। कॉल स्पैन होता क्या है गाइस, कॉल स्पैन का मतलब होता है कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन का मतलब क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये दो तीन कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम एक्स्ट्रा टीडी ना दें, जस्ट एक टीडी देना पड़ेगा आपको गाइस, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा टीडी ना दें, और हो क्या कि क्लास जब मैंने नहीं दी तो वो खाली रहे, एज भी खाली रहे, कॉन्टैक्ट भी खाली रहे, और ईमेल के नीचे जस्ट ईमेल आ जाए, और ये तमाम चीजें जो है वो आपस में मर्ज हो जाए और ब्लैंक आए। तो रॉ कॉलम स्पैन आपने यूज करना पड़ेगा। कॉलम्स है ना गाइस, ये कॉलम्स है हमारे पास, इसको मर्ज करने के लिए जब रॉ को मर्ज करने की बात होती है तो रॉ स्पैन यूज करते हैं, कॉलम स्पैन। दूसरी चीज ये गाइस, अब ये चीज जहन में रखिएगा कि कॉलम स्पैन जो है वो अगर आप वन लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं आता। उसकी वजह, कॉलम स्पैन क्यों एक पे काम नहीं करता, अगर आप देखेंगे तो ये तो वैसे ही था, अगर मैं वन नहीं लिखूं या मैं कॉलम स्पैन को यहाँ से हटा दूं, क्योंकि मैंने खाली टीडी दिया हुआ था, तो इस वजह से हमारे पास ये खाली टीडी आ जाएगा, ठीक है। तब भी सेम डेटा है, और कॉलम स्पैन अगर हम यूज कर देंगे तब भी हमारे पास यही डेटा अपेयर होगा और नया डेटा अपेयर नहीं होगा। तो क्या करें फिर भाई, जब आप वन देते हैं ना तो वन समझता है ये कॉलम स्पैन या रॉ स्पैन, वन को कुछ नहीं समझते, वन समझते हैं इटसेल्फ, यानी कि वन का मतलब जीरो। अगर मैं इधर लिख देता हूँ टू, तो ये कितने कॉलम को मर्ज करेगा, सिर्फ एक कॉलम को मर्ज करेगा। अगर मैं इधर लिख देता हूँ थ्री, तो अब ये दो कॉलम को मर्ज करेगा, यानी जितने कॉलम्स को आपने मर्ज करवाना हो उससे एक नंबर ज्यादा आपने इसको देना पड़ता है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ फाइव या फोर, तो मतलब फोर लिखा है मैंने तो तीन कॉलम को मर्ज कराना है। अब पहले गौर से देखें गाइस, इसके अंदर हमें कितने कॉलम को मर्ज करवाना है, एक दो और ये तीन, ठीक है। पहले मैं इधर देता हूँ तीन, यानी कि दो कॉलम को मर्ज हो जाए। अब रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो आप देख सकते हैं कि एक पीडी तो सिंपल ये वाला था, ये वाला कॉलम भी मर्ज हो गया, ये वाला कॉलम भी मर्ज हो गया, ये दोनों कॉलम इस क्लास वाले कॉलम के साथ क्या हो गया गाइस, मर्ज हो गए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास, किसका, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास कॉलम स्पैन का, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको कॉलम स्पैन के अंदर कोई मसला नहीं हुआ हो। दोबारा समझा देता हूँ गाइस, कॉलम स्पैन क्या करता है, जब आप कभी भी दो तीन कॉलम्स को या रॉस को मर्ज करवाना चाह रहे होते हैं, जैसे कि नाम, या जैसे कि आपने नाम दिया हुआ यूजर ने अहमद, उसने हमें अपनी क्लास नहीं दी, एज नहीं दी, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, जस्ट उसने हमें ईमेल दे दी, ठीक है। जब उसने हमें जस्ट ईमेल दे दी, तो हम क्या कर, हम ये चाह रहे हैं कि यार ईमेल के नीचे ईमेल आ जाए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी तमाम चीजें उसने हमें नहीं दी तो वो ब्लैंक ही रहे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा टीडी यूज ना करना पड़े। गाइस बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि भाई हम एक्स्ट्रा टीडी यूज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। भाई जब आप एक्स्ट्रा टीडी यूज कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ये रॉ स्पैन और कॉल स्पैन वाला। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी लाइनें ज्यादा होंगी उतना कोड एग्जीक्यूशन टाइम में लेट हो जाएगा, यानी लेट रन होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कॉल स्पैन यूज कर रहे होते हैं या रॉ स्पैन यूज कर रहे होते हैं। आपने वन लिखा, यानी कोई कॉलम को मर्ज नहीं करना। गाइस याद रहे कि आपने इधर नहीं लिखना, आपने इस लेस देन के सामने, ये लेस देन या ग्रेटर देन के दरमियान में लिखना है, ठीक है। तो आपने इधर लिखा कॉल स्पैन या रॉ स्पैन, अगर आपको रॉ को मर्ज करना है आपने ये लिखा सबसे ज्यादा गाइस कॉल स्पैन, यानी कॉलम को, इस कॉल स्पैन मींस कॉलम को मर्ज करना, कॉल स्पैन यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने कॉल स्पैन यूज किया, कॉल स्पैन यूज करने के बाद वन लिखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप टू लिखेंगे तो वो एक कॉलम को मर्ज करेगा, थ्री लिखेंगे तो वो दो कॉलम को मर्ज करेगा। मतलब जितने कॉलम को आपने मर्ज करवाना हो गाइस, आपने उतने नंबर्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप जो है वो एक अच्छा सा टेबल बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो नाम लिखा हुआ है ना, नाम या ये जो अली लिखा हुआ है, इसके ऊपर कलर आ जाए, कलर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। HTML की तरीके से, अब जैसे अहमद के नाम के ऊपर कलर आ जाए ना, तो आप इधर है, आपने जस्ट लिखा बीजी, बीजी मीन्स बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आपने बीजी कलर लिखा। अब गाइस याद रहे आपने ये टैग के अंदर ही लिखना है, मीन्स यहाँ पर नहीं लिखना, मिड में नहीं लिखना टैग के। आपने मिड के अंदर तो प्रॉपर्टीज आती हैं, आपने जो है वो इस टैग के दरमियान में लिखना है, यानी कि इस लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, तो आप इधर आगे ब्लू लिख दें, ठीक है। वापस आगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस इसका कलर ब्लू हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर येलो हो जाए, तो आप इसका कलर येलो लिख दें, जो लिखना चाहें वो आप लिख दें। इसका कलर येलो हो गया। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है ना, हेडिंग जो है कॉन्टैक्ट की, ये ऑरेंज कलर से हो जाए, तो आप जाएं कॉन्टैक्ट के ऊपर,
ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने या गाइस आप किसी भी जगह पे जाके कुछ भी कर सकते हैं। मैं इधर आके लिख देता हूँ बीजी कलर और इसका कलर मैं दे देता हूँ ऑरेंज, तो आप ऑरेंज कलर दे दें, तो वापस आके रिफ्रेश करेंगे गाइस तो इसका कलर ऑरेंज आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि गाइस आप पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर भी कलर्स कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप सबसे पहले पूरी की पूरी बॉडी हम कह रहे हैं, जब बात कर रहे हैं पूरी की पूरी बॉडी तो हम किसके ऊपर जाएँगे? हम बॉडी के ऊपर जाएँगे, ठीक है? जब हम बॉडी के ऊपर गए तो आप इधर आके लिख दें बीजी कलर और बीजी कलर के बाद आप इधर कोई भी कलर दे दें, मैं एक्वा कलर दे देता हूँ, ठीक है? एक्वा कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस इसका कलर कौन-सा हो गया? एक्वा कलर हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है वो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी गाइस। आपने इसके अंदर लिस्ट देखी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनिशन ट्रम देखी, डेफिनिशन डेटा देखा, अ, डेफिनिशन डेटा, डेफिनिशन ट्रम और डेफिनिशन लिस्ट देखी। इसके साथ-साथ आपने टेबल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक एचटीएमएल की फाइल का, एक एचटीएमएल पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके पास, क्या? टेबल। आपने टेबल को कंप्लीट किया। गाइस याद रहे कि आपने टेबल पे इतनी अच्छी ग्रिप ले लेनी है, जितनी अगर आपको टेबल पे अच्छी ग्रिप आ गई, तो आप समझिए कि आपका आधे से ज़्यादा एचटीएमएल का काम तो यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है? क्योंकि एचटीएमएल सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट एचटीएमएल की सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉपर्टी या टैग है, वो हमारे पास 2-3 ही है। सबसे पहले तो हमारे पास टेबल है, ठीक है? जब आपको टेबल बनाना आ गया, तो यानी कि आपको हर एक चीज़ आ गई, ठीक है? आप टेबल बना सकते हैं, टेबल के अंदर मैंने आपको बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ बता दी, थोड़ी-सी सीएसएस बता दी, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे कलर्स बता दिए, आपको कॉल स्पैन, रॉ स्पैन के बारे में बता दिया, हर एक चीज़ बता दी। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप देखें, कोई भी इश्यू हो तो इसको वापस रिवर्स करके देखें। फ़ोकस को वर्ड्स जो मेरे हैं बताने वाले, मैं गाइस की पॉइंट्स कह रहा हूँ बार-बार बीच-बीच में, तो वो इन की पॉइंट्स को फ़ोकस करें, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो जब भी आपको इन सब पॉइंट्स की सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन पॉइंट्स को फ़ोकस करें। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर। गाइस अब जो एक असाइनमेंट है, मैं इधर आपके पास लिख देता हूँ असाइनमेंट। असाइनमेंट आपके पास क्या है गाइस? असाइनमेंट आपके पास ये है कि आपने जो है ना क्या बनाना है, असाइनमेंट आपने बनाना है एक पीरियोडिक टेबल, ठीक है? पीरियोडिक टेबल आपको गूगल से मिल जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम पीरियोडिक टेबल आपने बनाना है गाइस, ठीक है? पीरियोडिक टेबल आपने बनाना है, ये आपका असाइनमेंट है। कोशिश करें कि आप पीरियोडिक टेबल बना के लाएँ, जैसे भी पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले एच है हाइड्रोजन है, यानी एच का टैग बना हुआ है, यानी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपने बना के लाना है, ठीक है गाइस? ये आपका जो एक छोटा-सा असाइनमेंट है, इसको चेक करें। आने वाली वीडियो के अंदर हम जो है वो अपने आने वाले टैग्स को देखेंगे, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। आई होप गाइस आप जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आपको वीडियोज़ में मज़ा भी आ रहा होगा। गाइस इसी तरीके से बने रहिए। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर। आप जो है वो एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन जाएँगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग गाइस एंड एन्जॉय वॉचिंग द न्यू वीडियोज़।